हेलो एवरीवन। सो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये आपके 12th का टॉपिक है और ये है फिजिकल का पार्ट। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोग थोड़ा सा नोटिस करके चलो कि इसमें ना थोड़े से कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स के होंगे। ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्ट आपके सॉल्यूशन वगैरह के हो सकते हैं। मतलब इसमें कंबाइंड चैप्टर है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सबके हैं, बट ओवरऑल चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। इजी तो क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का ये रहा है कि मतलब 2-3 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक ये चैप्टर कंटेन करता है और मिनिमम 2 क्वेश्चन तो इसमें से आते ही। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि चैप्टर डील किससे करता है। देखो, इस चैप्टर को अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 पार्ट में ब्रेक होता है। इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रो से अपन मतलब क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच के रिलेशंस को डिफाइन करता है। ठीक है, अब कैसा रिलेशन होता है उस पर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर डील किससे करता है, डील करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन। अब देखो, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी आपको मिलती है आप उसको क्या नाम दोगे, आप उसको सिंपल सा नाम दोगे ना, केमिकल एनर्जी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इन शॉर्ट ये चैप्टर डील करता है इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। यानी ये दोनों के इंटर कन्वर्जन से डील करता है। केमिकल रिएक्शन को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करने के काम आता है। तो इस चैप्टर में अपन यही 2 टाइप की एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे टाइप की एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्जन होता है, बट यहाँ पे इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो ये 2 टाइप की चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का बेसिक, ये चैप्टर आपका डील किससे कर रहा है, तो डील कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, तो अगर अपन इसको डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with interconversion between electrical energy means electricity and chemical energy means chemical reaction. ठीक है, the branch of chemistry which deals with interconversion between electrical energy and chemical energy। तो ये है डेफिनेशन। सिंपल सी बात क्या है, देखो इस चैप्टर में होना क्या है आगे मैं आपको बता देता कि कई जगह पे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होंगे और उसके पास होने से केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हम कहीं पे किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी को देंगे और इलेक्ट्रिसिटी के देने पे केमिकल रिएक्शन होगी, और उसी जगह पे यानी कि दूसरी जगह पे क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे और उससे प्रोड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज मैं तुम्हें बताता कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड है। बहुत सारे, ऐसे नहीं कि 100-200 है, वरना सब लोग घर पे बना रहे होते। ठीक है, मतलब बहुत सारे इन द सेंस कि डिफरेंट मेथड है। पहला मेथड है कोल से। अब देखो कोल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है, कोल हम क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं।
हीट देने पे उससे एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को अपन स्टोर करते हैं, लाइक किसके फॉर्म में स्टोर करेंगे अपन? स्टीम के फॉर्म में। स्टीम के फॉर्म में उसे स्टोर करते हैं, और जहां पे भी पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, टरबाइन पे उसको फेंकते हैं। यानी स्टोर करके हमने बहुत तेजी से टरबाइन पे क्या डाला, स्टीम। तो स्टीम के डालने से वो टरबाइन मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होने लग जाती है, और रोटेट करने लग गई मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग जाती है। दूसरा मेथड होता है हाइड्रोलिक मेथड। उसमें क्या होता है, सेम ही है। हम अभी तक स्टीम को स्टोर कर रहे थे और टरबाइन पे फेंक रहे थे, अभी हम वाटर स्टोर करेंगे। डैम वगैरह आप देखते हो, बड़े बड़े डैम जहां होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वहां पे टरबाइंस लगे होते हैं। अगर आप कभी घूमने गए हो डैम वगैरह, तो आपने देखा होगा वहां पे टरबाइंस, उसके आसपास या उससे 1-2 किलोमीटर के एरिया पे टरबाइंस जरूर लगाई गई होंगी, ठीक है। अब होता क्या है, डैम पे आपको पता है चैनल लगे होते हैं, चैनल में पानी स्टोर किया जाता है, पानी स्टोर होता है और डैम का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। तो कभी कभी डैम को जब एकदम से ऑल ऑफ सडन खोलते हैं तो बहुत तेजी से वाटर फ्लो करता है, और फ्लो करने के बाद सीधा टरबाइन पे जाके गिरता है, और टरबाइन पे गिरने से टरबाइन वापस से मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तीसरा मेथड जो होता है वो होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन करवाई जाती है एटॉमिक पावर प्लांट में, वहां से आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिसिटी। और फोर्थ सबसे इजी मेथड होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि यहां पे सिर्फ आप केमिकल रिएक्शन करवाते हो और केमिकल रिएक्शन करवाने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। आप सोचो मतलब कितना इजी मेथड होगा कि हम कहीं पे केमिकल रिएक्शन को करवा रहे हैं और केमिकल रिएक्शन से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो ये सबसे इजी मेथड है जो केमिस्ट्री में कंटेन किया जाता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट आएंगे, हो सकता है आपने ओम्स लॉ वगैरह पढ़ा हो, ठीक है, कंडक्टेंस पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ेंगे, बट इसमें फिजिक्स भी आने वाला है, यानी ये चैप्टर दोनों से कंबाइन होगा। तो बहुत कुछ है इसमें और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अपन ने डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो इस चैप्टर में स्टार्टिंग हम करेंगे सबसे पहले इन्हीं चीज से, यानी इस इंटर कन्वर्जन को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब चैप्टर को हमने बता दिया कि चैप्टर इसी से डील कर रहा है, तो चैप्टर की स्टार्टिंग में बहुत कुछ है, तो वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो ये सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वही है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है या फिर केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी देके। तो यानी वो सेल होते हैं जिसमें दोनों प्रोसेस होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हम देखें तो ये दो पार्ट, इसमें दो पार्ट होता है। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। तो दो टाइप के सेल होते हैं, ठीक है, एक होता है गैल्वेनिक सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये दोनों सेल क्या क्या करते हैं, तो देखो अगर मैं बात करूं गैल्वेनिक सेल की और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो मैं इसके थोड़े फंक्शन यहीं पे समझा देता तुम्हें कि इनके फंक्शन क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में देखो क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले डिफरेंस समझ लो, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन करवाई जाएगी, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपको पास करनी पड़ेगी तब जाके केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अपन यहां पे लिखते हैं इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन तुम करवा दोगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इन दिस सेल chemical reaction takes place when electricity is passed। यानी इस सेल में क्या होगा, इस सेल में केमिकल रिएक्शन होगी जब तुम इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, ठीक है।
तो सिंपल सी चीज है, दो टाइप के सेल है। पहला सेल कौन सा है? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमने क्या बोला? गैल्वेनिक सेल में हमने बोला कि हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस सेल को ना पहले से ही, स्टार्टिंग से ही इनके बीच के डिफरेंस को ना क्लियर करके चलो कि कौन सा सेल क्या काम करता है। ठीक है, चैप्टर तुमने डील करवा लिया। चैप्टर किससे डील कर रहा है? इंटर कन्वर्जन, दोनों के इंटर कन्वर्जन से, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी। थर्मोडायनामिक्स तुमने पढ़ा है और थर्मोडायनामिक्स में हम डेफिनेशन से पहले सबसे पहली चीज यही क्लियर करते हैं कि वेरियस टाइप की एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्जन होता है, और थर्मोडायनामिक्स ने तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ दो टाइप की एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में आप केमिकल रिएक्शन करवाओगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे आप सेल को, और वहां से केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं इन दोनों सेल को देखूं तो इन दोनों के सेल के फंक्शन क्या है? अपोजिट है। एक केमिकल रिएक्शन कर रहा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी लेके केमिकल रिएक्शन कर रहा है, बट फिर भी आप इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, यानी ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। दोनों के फंक्शन बिल्कुल अलग है, ये कुछ अलग काम कर रहा है, वो कुछ अलग काम कर रहा है, बट दोनों को कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, ये कैसे हो पाता है, ये मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा। पहले बारी बारी से हम इन सेल को पढ़ लेते हैं। तो पहले जो अपन सेल पढ़ने जा रहे हैं वो है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल। तो छोटी छोटी बातें जब आपको अच्छे से क्लियर होंगी ना कि कौन सा सेल किस यूज में आ रहा है, किसमें किस टाइप की एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी आप समझना है कि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो पहला जो हमने स्टार्ट करना है वो है गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल के बारे में मैंने क्या बोला कि गैल्वेनिक सेल क्या करता है? गैल्वेनिक सेल केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो हम क्या लिखेंगे? इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी सीधा लिख लो, बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये सेल हमने पहले ही वहां पे देख लिया था। तो क्या है? इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन, या फिर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। दोनों आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन इसमें हो रही है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो हम गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करें उससे पहले ये ध्यान रख लो कि गैल्वेनिक सेल आपका क्या होता है। डिटेल में हम इसे पढ़ने जा रहे हैं, इसका सेटअप देखेंगे कैसे सेट होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हेडिंग है हमारी कंपोनेंट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या है, यानी गैल्वेनिक सेल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो इसका होता है वो होता है रिडक्शन हाफ सेल। दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और तीसरा कंपोनेंट जो इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है सॉल्ट ब्रिज। तो गैल्वेनिक सेल में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये सेल क्या होता है, ये सेल बनाया जाता है। जिसमें पहली चीज है रिडक्शन हाफ सेल, दूसरा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तीसरा है सॉल्ट ब्रिज। अब ये चीज याद रखना कि ये सेल अगर आपको वर्क करवाना है तो उसमें तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी चीज गायब है या एक भी चीज फंक्शन नहीं कर रही है या एक भी चीज वर्क नहीं कर रही है तो आपका ये सेल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, नोट कीजिए, अपन बारी बारी से इनको पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। अब देखो, मैं नाम से तुम्हें पहले ही थोड़ा सा बता देता कि इसमें क्या करने वाला हूं मैं, जैसे तुम क्लियर हो जाओगे मैं क्या कर रहा हूं। जब मैं करूं तो तुम्हें समझ में आ जाए कि हो क्या है। देखो, इसका नाम क्या है? रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, हाफ सेल का मतलब क्या है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई कि गैल्वेनिक सेल में एक सेल से काम नहीं होता। यहां पे मिनिमम दो सेल है, एक
रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन, हाफ हाफ मिलके फुल हो जाएगा। ठीक, तो रिडक्शन हाफ सेल, यानी यहां से क्लियर हो रहा है कि इस हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा होगा। आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बहुत क्लियरली पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो रेडॉक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। रिडक्शन हाफ सेल मतलब जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल मींस यहां पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी एक सेल पे ऑक्सीडेशन, एक सेल पे रिडक्शन, दोनों मिल गए रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन वही होती है ना जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ वर्क कर रहे हो। सॉल्ट ब्रिज क्या काम आता है? ये सॉल्ट ब्रिज, अब देखो सॉल्ट मतलब नॉर्मल सी बात है, कोई सॉल्ट होगा। ब्रिज, ब्रिज किस यूज होता है? तो ब्रिज क्या काम करता है? दो रास्तों को, दो चीजों को कंबाइन करता है। तो वैसे ही इन दोनों सेल को जो कंबाइन करता है उसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। यानी ये जो दो हाफ सेल होते हैं इनको कंप्लीट करता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिज इसका नाम ही दिया हुआ है। ब्रिज मतलब दो चीजों को कनेक्ट करना, तो इन दोनों सेल को जो कनेक्ट कर रहा है वही होता है आपका सॉल्ट ब्रिज। मे भी आपका ये लास्ट चैप्टर है फिजिकल का, बाकी सब आपने फिजिकल पढ़ रखा है। तो जल्दी से इसे खत्म कर लो। देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए मुझे पता है कि तुमने कितनी मेहनत की होगी। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलता, बट इस चैप्टर में बिल्कुल डिराई मत देना। एस ब्लॉक पी ब्लॉक साइड में रखो, ना तुम्हें पसंद है ना मुझे पसंद है। चलो पहले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं अपन। तो पहला कौन सा है? रिडक्शन हाफ सेल। अब रिडक्शन हाफ सेल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ही बता दिया कि रिडक्शन हाफ सेल का मतलब क्या है कि यहां पे रिडक्शन हो रहा होगा। अब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है ये सब आपको पता है। ठीक है, तो मैं आपको ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन सब के टर्म पे नहीं बताऊंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव सब आपने रिडॉक्स में डिटेल में पढ़ रखा है। यहाँ पे रिडक्शन को सिर्फ हम इतना समझेंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, डोनेट कर रहा हो या गेन कर रहा हो। तो जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा हो वो रिडक्शन। अब देखो कोई हाफ सेल अपन बना लेता है। सपोज मैंने एक सेल बनाया और इसमें एक मेटल रॉड डिप कर दी। ठीक है, जिसको कनेक्ट कर रखा है मैंने एक्सटर्नल सोर्स, यानी किसी बैटरी या किसी चीज से। ठीक है, कनेक्ट कर रखा है। अब देखो ये मेटल रॉड है और इसमें मैंने एक सोल्यूशन लिया हुआ है। सॉल्यूशन किसका लिया हुआ है? सपोज करो मैंने कोई M+N एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है। अब ये M+N का मतलब क्या है तो मैं तुम्हें बता देता। सपोज मैं इसमें CuSO4 ले रहा होता, तो CuSO4 क्या होता? ये ब्रेक होता तो किसमें ब्रेक होता? Cu+2 SO4-2। तो ये जो Cu+2 है ये क्या है? M फॉर मेटल प्लस N मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे ही किसी मतलब ये कोई सॉल्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे फिल है और उसमें मेटल क्या है? M, और ये किस फॉर्म का किस टाइप का एक्वस सोल्यूशन है? M+N टाइप का, लाइक Cu+2 टाइप का सोल्यूशन। ठीक है, अब इस एक्सटर्नल सोर्स से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल वायर के थ्रू, यानी इस वायर के थ्रू इस मेटल बॉडी पे आ रहे हैं, इस मेटल रॉड पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये क्या हो रहे होंगे? स्टोर हो रहे होंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं इस वायर को हटा दूं या फिर तुम सोचो सिर्फ इस हाफ सेल से प्रोसेस हो जाएगी, नहीं। देखो ये वायर आ रहा है ना, ये कहां से आ रहा है? ये वहीं से आ रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल से। क्योंकि अभी हम सिर्फ रिडक्शन हाफ सेल को देख रहे हैं, ऐसे ही हम अलग से ऑक्सीडेशन हाफ सेल को देखेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये एक्सटर्नल सोर्स जो है, इससे इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इस मेटल रॉड पे स्टोर हो गए। अब ये सोल्यूशन किसका है? M+N का। तो अब देखो सिंपल सी बात है, M+N यानी ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, इसके पास चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और जो मेटल रॉड पे इलेक्ट्रॉन आए उनके पास चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो ये क्या इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे? भाई ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पे रिएक्शन क्या हो रही होगी? यहां पे रिएक्शन कुछ ऐसी हो रही होगी, M+N N इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा होगा प्योर मेटल में, सॉलिड। और ये यहाँ पे क्या था? एक्वस। यही रिएक्शन हो रही होगी।
भाई जो आपका सॉल्यूशन M+N है इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा और प्योर मेटल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आप कहीं पे भी देखो यार, सिंपल सी बात है, Cu+2 ले लो, वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिसीव कर लेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, Cu में कन्वर्ट होगा ना। और ये रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स, और रिडॉक्स रिएक्शन कह रहा, ये रिएक्शन क्या है, ये क्या कर रहा है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि भाई आपका आयन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी आपकी किसकी होती है, यानी ये प्रोसेस क्या होती है, रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन हो रहा होता, क्या होता है, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, ये ऑक्सीडेशन बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है कि M+N का जो भी एक्वस सोल्यूशन है वो कन्वर्ट हो रहा है प्योर मेटल में, यानी यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, सीधी सीधी सी बात है। तो ये हाफ सेल आप बना लो, और इसमें कुछ लिखने वाली चीज तो है नहीं, समझने की चीज है। ऑब्वियस सी बात है, क्या हो रहा है, M+N का कोई एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे स्टोर हो रहे हैं, ये M+N इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है प्योर मेटल में। नोट कीजिए इसे, बनाइए इसे। बना लिया, यानी कि इस पूरे सेल में क्या हो रहा है, तो इस सेल में सिर्फ एक प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन टेक्स प्लेस, यानी यहां पे सिर्फ रिडक्शन हो रही है। ऐसे ही एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, जो कि मैंने आपको कंपोनेंट में लिखवा के दिया है, तो उस ऑक्सीडेशन हाफ सेल को अपन बनाएंगे, और उसको बनाने के बाद फिर हम इनको कनेक्ट करेंगे, तो वहां से सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है नॉल। ठीक है, अब अगर मैं इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सेट करना चाहूं, तो ये प्रोसेस कैसे इंडिकेट की जाती है, रिडक्शन कैसे इंडिकेट किया जाता है, तो देखो इसको तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे, यहां पे प्रोसेस क्या हो रही है, यहां प्रोसेस हो रही है कि M+N कन्वर्ट हो रहा है M में। यहां पे क्या रिएक्शन हो रही है कि M+N इलेक्ट्रॉन उसने लिया होगा, कन्वर्ट हो रहा होगा M में, तो हम इलेक्ट्रॉन वाली पोजीशन को नहीं दिखाते, हम सिर्फ क्या दिखाते हैं, क्या प्रोसेस हो रही। जैसे यहां पे मान लो इसका रिवर्स होता, ये कन्वर्ट हो रहा होता है M+N प्लस एनी इलेक्ट्रॉन, ये ऐसी प्रोसेस होती, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, M से M+N। ठीक है, यानी कि यहां पे अगर हमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन को शॉर्ट फॉर्म में दिखाना है, तो हम इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, M+N, यानी कि पॉजिटिव स्टेट से ये न्यूट्रल स्टेट में चला गया, तो यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से न्यूट्रल यानी रिडक्शन, यहां पे न्यूट्रल से पॉजिटिव स्टेट ये ले रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इस टाइप से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तो ये रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है ना, जिसे आप एक बार देख लेना अच्छे से, कैसे रिप्रेजेंट करने का मैंने क्या बताया। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही थी, ये रिएक्शन तो अपन ने बाद में ली है, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही, M+N कन्वर्ट हो रहा है M में, ठीक है, ये प्रोसेस हो रही है। अब देखो E का मतलब होता है EMF ऑफ द शेल, तो ये हाफ शेल है। अब ये EMF क्या होता है, तो EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF मतलब टेंडेंसी होती है किसी सेल की कि वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज हो सकता है, यानी टेंडेंसी होती है, ठीक है, EMF। अब मैं अगर इस रिप्रेजेंटेशन के आगे E लगा दूं, E M+N से M, तो देखो यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये M+N से M क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रल में, तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं,
यानी कहीं पे इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होगा m प्लस n, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे लिखा हो E Cu प्लस 2 से Cu, तो हम क्या बोलेंगे, ये Cu का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्योंकि क्या दिखा रहा है यहाँ पे, साफ साफ प्रोसेस में रिडक्शन दिखा रहा है, Cu प्लस 2 से Cu। सपोज कहीं पे लिखा है E Zn प्लस 2 से Zn, इस टाइप का अगर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, मैं इसे तुम्हें डिफाइन करवा देता, तो इतना नोट कर लो, ठीक है। ये चीज याद रखना, कहीं पे अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है तो वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल, और ये ई इंडिकेट करता है उसके टेंडेंसी को। पोटेंशियल यहां पे साफ साफ यूज हो रहा है ना। चलिए इतना नोट कर लिया। अब मैं आपको सबसे पहले डिफाइन करवा देता हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है या कैसे ये डिफाइन हो रहा है। तो मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं। देखो अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है, और चैप्टर इतना इजी भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट अगर तुम सोचो कि ये सिर्फ एक छोटी सी प्रोसेस है, तो जो जो चीजें बता रहा हूं, जो जो चीजें यहाँ पे तुम्हें साइड में लिखवा रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, उन्हें एज इट इज माइंड में रख के चलो, क्योंकि आगे जब अपन सेल कंबाइन करेंगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा, अगर तुम यहां से क्लियर हो गए होगे तो जब सेल कंबाइन हो जाएगा तुम्हें 2 सेकंड लगेंगे पूरे सेल को समझने में, वरना तुम इसमें ही बेवकूफ होते बनते चले जाओगे कि इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, बस, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीजों को ध्यान से रखो। अब देखो हम बात कर रहे थे रिडक्शन पोटेंशियल की, तो थोड़ा सा एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद डाउट हो तो फिजिक्स वाले के पास जाना। चलिए क्या है रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो सिंपल सी चीज, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, या फिर एक चीज याद रखना, कहीं पे भी यूनिवर्स में कहीं पे भी जब दो सरफेस आपस में ऐसी रखी हो कोई भी दो सरफेस हो आपस में ऐसी रखी हो कि उनमें चार्ज का डिफरेंस हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, कोई भी कहीं पे भी कैसा भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो, दो सरफेस आमने सामने हो या एक दूसरे के पास में रखी हो जिनमें चार्ज का डिफरेंस हो, अगर वो एक दूसरे के पास पास है तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है, उनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा, और वो पोटेंशियल आपका होगा जो भी जिस वे के थ्रू हो रहा होगा उसका वो नाम पड़ जाएगा। जैसे यहां पे देखो, ये प्लस एन आयन मेटल रॉड पे जा रहा है, ठीक है, अब प्लस एन और ये मेटल रॉड कैसी हो गई है, पूरी इलेक्ट्रॉन कंटेन करके निगेटिव हो चुकी है, और ये पॉजिटिव। अब एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, और जो वो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जब ये प्रोसेस हो जाती है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में रिडक्शन हो रहा है ना, तो इस प्रोसेस के थ्रू इस पोटेंशियल का नाम पड़ा रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि व्हेन आयंस मूव्स टुवर्ड्स मेटल रॉड, ठीक है, जब आयन आपका मेटल रॉड की तरफ मूव कर रहा है तो दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस है, और चार्ज के डिफरेंस होने की वजह से इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिस पोटेंशियल को हम नाम देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको अपन को डिफाइन करके लिखना है, लिख लो, व्हेन आयंस मूव्स टुवर्ड्स cathode there is charge difference between metal rod and solution, अब इन दोनों के चार्ज में तो डिफरेंस है ना, ठीक है, बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, due to this a potential is developed which is called reduction potential, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता, when ions moves
when ions moves cathode towards cathode, there is charge difference between metal rod and solution due to this a potential is developed which is called as reduction potential. ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल को अपने डिफाइन कर लिया. तो भाई एक बार क्या है ना, मैं एक बार फिर से शॉर्ट में सारी चीजें बता देता. रिडक्शन हाफ सेल क्या करता है? रिडक्शन मीन कोई मेटल जो कोई सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन M+N का, वो N इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और कन्वर्ट हो जाता है प्योर मेटल में. ठीक है, अब यहां पे प्रोसेस को, अगर सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री में कभी भी दो स्टेट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो एक साथ, या दो स्टेट के कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करना हो, तो आप सिंगल इन्वर्टेड लाइन यूज करते हो. ठीक है, ये हो गई. ये प्रोसेस क्या दिखा रही है? ये प्रोसेस दिखा रही है कि कोई M+N कन्वर्ट हो रहा है M में. हम इसे सीधा कैसे पढ़ेंगे? M+N से M, यानी M+N to M. ठीक है, जो प्रोसेस होती है रिडक्शन. अब ये प्रोसेस के थ्रू एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं. और जब हम इस प्रोसेस को इस टाइप से लिख रहे हो तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, ये E क्या है? ये उसके पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा है कि इस हाफ सेल से. अब सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, एक सेल है जिसमें दो हाफ सेल कंबाइन हो रहे हैं विद अ तीसरी चीज जिसे हम बोल रहे हैं सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के साथ हम दो सेल्स को आपस में कंबाइन कर रहे हो. तो तुम्हें नहीं लगता कि उन दोनों सेल के कॉम्बिनेशन के बाद ही कुछ इस सेल का ईएमएफ होगा या इस सेल की टोटल पोटेंशियल होगी? अब सपोज करो मैं बोलता हूं कि ये सेल, गैल्वेनिक सेल जो है, वो 20 वोल्ट एनर्जी तुम्हें दे रहा है या 20 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें दे रहा है. सिंपल सी बात है. तो 20 वोल्ट वो कैसे दे रहा है? कुछ इस सेल की हेल्प से, कुछ ऑक्सीडेशन सेल की हेल्प से. दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा, यानी एक सेल से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता. दोनों सेल कंबाइन होंगे तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. तो इस सेल का जो ईएमएफ होता है उसे हम बोल देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और उस सेल का जो होगा उसे हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, तो ये थी सिंपल सी बात रिडक्शन हाफ सेल की. अब देखो, ये तो क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो किसी भी कंडीशन में है, यानी कि उसमें टेम्परेचर कुछ भी है, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी है. ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करूं, इफ स्टैंडर्ड कंडीशंस आर अप्लाइड, अगर कंडीशन कौन सी आपकी अप्लाई की जा रही है? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक. इसको आईयूपीएसी ने आज के टाइम में कन्वर्ट करके 1 बार कर दिया है. ठीक है, टेम्परेचर इज इक्वल टू एनी टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर एनी टेम्परेचर, बट जनरली जो कंसीडर किया जाता है पूरे चैप्टर में वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर. अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई की जाए, ठीक है, तो उस केस में जो ईएमएफ होता है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ. यानी अभी मैंने जो आपको एक ई लिखवा के दिया था, तो वो ई क्या था? ईएमएफ ऑफ द सेल. ठीक है, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल. बट अगर ये चीज हो तो उसे आप क्या बोल दोगे? स्टैंडर्ड ईएमएफ या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल.
ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो हमने अभी तक क्या बोला था कि अगर ऐसे लिखा हो ई एम प्लस एन से एम, तो ये क्या है, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। मींस इसमें कोई भी स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाइड नहीं है, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाइड होगी तो ऑलवेज वो इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ई नॉट के फॉर्म में। तो इससे हम बोलने लग जाएंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर सिर्फ ई है तो वो है आपका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर ई नॉट कहीं पे लगा हुआ है तो इसका मतलब उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाइड है, और उसका नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन क्यों यूज की जाती है, क्योंकि देखो बहुत सारी कंडीशन होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीजों की, तो उस सारी कंडीशन पे अगर तुम वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सेल की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। अब तुम एक सेल की वैल्यू इतनी तो याद नहीं कर सकते, इसलिए केमिस्ट्री में हर चीज को स्टैंडर्ड पैरामीटर पे लेके जाया जाता है। स्टैंडर्ड पैरामीटर पे क्या होता है, सारी चीजें कांस्टेंट कर दी जाती है। अब यहाँ पे सारी चीजें क्या है, फिक्स है, और उस पे किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। आप लोगों के पास जो भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, आपकी स्टेट बोर्ड हो, आपके पास कोई कंपटीशन की बुक हो, कोई भी बुक हो, उसमें जाना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे, वहां पे एक सीरीज मिलेगी जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वहां पे देखो ई नॉट के फॉर्म में सारी वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, और वहां पे हाफ सेल ही होंगे, जैसे एम प्लस एन से कोई एम, ठीक है, फ्लोरीन से F2 में कोई कन्वर्ट हो रहा होगा, इस टाइप से कॉपर से कोई Cu में, Zn से Zn+2 से Zn में, यानी इस टाइप के सारे कन्वर्जन होंगे, और वहां पे उनका स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना कि स्टैंडर्ड ईएमएफ तो आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, और ईएमएफ यानी सिर्फ ई आप नहीं बता सकते, मतलब ऐसे आप नहीं बता सकते, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप इसको कैलकुलेट करके बता सकते हो। बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी के लिए वो है ई नॉट, क्योंकि स्टैंडर्ड ईएमएफ पे ही क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं, और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल या आप जो हाफ सेल आपने यूज किया, अगर उसमें आपने कोई स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं डाली हुई है, आपने सिर्फ उसको ऐसे ही रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसका जो ईएमएफ होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। और अगर आपने उस हाफ सेल में स्टैंडर्ड कंडीशन डाल दी, यानी जो आपने M+N का एक्वा सोल्यूशन लिया था उसको 1 मोलर ले लिया, प्रेशर जो आप उस सोल्यूशन का ले रहे हो वो आपने 1 बार कर दिया, और टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर लिया, तो उस कंडीशन पे जो उसका ईएमएफ होगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो डिफरेंस सीधा सीधा है, अगर E M+N से M लिखा हो तो वो रिडक्शन पोटेंशियल, और E नॉट M+N से M लिखा हो तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब जो अपन बात करते जा रहे हैं वो दूसरा सेल है अपना ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या प्रोसेस होती है उसे अपन देखने जा रहे हैं, जो इसका जस्ट रिवर्स ही होने वाली है। ठीक है, एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है वो बता देता, थॉर एक चीज याद रखना, इसको नोट बना के रख लो। इन रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे, आरपी, और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको अपन क्या बोलेंगे, एसआरपी। बोर्ड तो क्लियरली दिख रहा है ना, हाँ बोर्ड पे सारी चीजें क्लियरली दिख रही है। ठीक है, इन रिडक्शन पोटेंशियल आपको एक चीज याद रखना है,
ऑलवेज रिमेंबर, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रिमेंबर दैट सॉल्यूशन प्रेशर, यानी रिडक्शन हाफ सेल की बात हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही हो, तो जो उसमें सॉल्यूशन का प्रेशर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये नोट है, इसको इंपॉर्टेंट बना के लिख लो कि रिडक्शन पोटेंशियल में ऑलवेज रिमेंबर दैट सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो एक हाफ सेल हमने कंप्लीट कर लिया, चलते हैं दूसरे की तरफ।